दोस्तों अब तक के वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि जब भी हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की रिकरेंस रिलेशन दी होती थी तो उसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड ट्री मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही मेथड में आपने देखा होगा कि हमें बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस करने पड़ रहे थे और कैलकुलेशन के स्टेप्स में अगर एक भी स्टेप गलत हो गया तो पूरा का पूरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का आंसर गलत आ जाएगा। तो यहाँ पर एक नेचुरल क्वेश्चन आता है, यार कोई शॉर्टकट मेथड है क्या, या कोई ऐसे भी इजी मेथड है जिससे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की जो फाइनल आंसर है उसे इजीली कैलकुलेट कर सके। तो दोस्तों कुछ ऐसे वेल डिफाइंड कैटेगरीज हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की जिनके लिए ऑलरेडी थ्योरम बनाया गया है, यानी आपको अगर उस कैटेगरी का कोई भी एक्सप्रेशन दिखता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का तो आप देखकर ही बता दोगे कि उसका आंसर क्या होगा। और वो जो थ्योरम है उसे हम मास्टर थ्योरम कहते हैं। तो ये वीडियो लेक्चर में हम दोस्तों मास्टर थ्योरम को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मास्टर थ्योरम दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका फंक्शन किस टाइप का है। सो बेसिकली हम जो मास्टर थ्योरम देखने वाले हैं ये पूरे वीडियो लेक्चर सीरीज में, वो दो कैटेगरी में क्लासिफाई किए जा सकते हैं। एक मास्टर थ्योरम फॉर डिक्रीजिंग फंक्शंस, ये क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा मास्टर थ्योरम फॉर डिवाइडिंग फंक्शंस। दोस्तों जब मैं कह रहा हूं यहाँ पर डिक्रीजिंग फंक्शन यानी फंक्शन की वैल्यू धीरे धीरे कम होते जा रही है, यानी टी ऑफ एन जो है उसमें एन की वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पर वो कैसे दिखेगा एक्सप्रेशन टी ऑफ एन का, उसे देख लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन दिखेगा, टी ऑफ एन इक्वल्स टू ए टाइम्स टी ऑफ एन माइनस बी। तो इसका नाम डिक्रीजिंग फंक्शन क्यों है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर n है और वो n में से हम कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब अगर आप यहाँ पर t ऑफ n देख रहे हो तो यहाँ पर t ऑफ n माइनस बी देख रहे हो, तो ये t ऑफ n यहाँ आकर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, इसलिए डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। वैसे दोस्तों नेक्स्ट है मास्टर थ्योरम फॉर डिवाइडिंग फंक्शन। तो इसमें क्या होगा, कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन दिखेगा, टी ऑफ एन इक्वल्स टू ए टाइम्स टी ऑफ एन बाई बी। तो आप यहाँ पर देखोगे n है, वहां पर क्या है, n बाई बी, मतलब n को क्या किया गया, डिवाइड किया गया। ऑब्वियसली n बाई बी जो है वो यहाँ पर जो n दिख रहा है उससे कम ही होगा, बिकॉज b जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसे डिक्रीजिंग और उसे डिवाइडिंग क्यों कह रहे हैं उसका मैंने रीजन बता दिया कि यहाँ पर n को हम कम कर रहे हैं थ्रू सब्ट्रैक्शन। वैसे वहां पर भी n बाई बी n से छोटा ही होगा, लेकिन डिवाइड कर रहे हैं करके उसका नाम डिवाइडिंग दिया गया है। ओके, सो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या शॉर्टकट है, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या मास्टर थ्योरम है, ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मास्टर थ्योरम को। वैसे अगर हम लोग मास्टर थ्योरम की बात करें फॉर डिवाइडिंग फंक्शन तो उसे हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं और उसे आपको जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप नेट पे बहुत सारी वीडियोस देखोगे लोगों ने गलत एक्सप्लेन किया हुआ है। तो दोस्तों मास्टर जो थ्योरम है वो बेसिकली हम डिवाइडिंग फंक्शन के लिए दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है ओरिजिनल मास्टर थ्योरम जो कोरमैन के बुक में अच्छे से दिया हुआ है, विद प्रूफ दिया हुआ है, और दूसरा है दोस्तों एक्सटेंडेड मास्टर थ्योरम। तो यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ओरिजिनल मास्टर थ्योरम जो है इसको पहले बताऊंगा और फिर मैं बताऊंगा कि एक्सटेंडेड की जरूरत क्यों पड़ी, ओरिजिनल के क्या ड्रॉबैक थे। ओके, तो जब भी आप किसी भी थ्योरम को पढ़ रहे हैं ना या किसी भी कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं, स्पेशली इन एल्गोरिथम, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रेफरेंस बुक को हमेशा फॉलो कीजिएगा। कहीं से भी इंटरनेट पे जाकर किसी लोकल वीडियो को मत देखिए। ओके, अगर आपको कोई स्टैंडर्ड वीडियो मिलता है एनपीटीईएल हार्वर्ड यहाँ का तो आप उसे फॉलो कीजिएगा, बिकॉज बहुत जगह इसका कंसेप्ट जो है वो गलत तरीके से बताया गया है और आगे के वीडियो में बताऊंगा कि क्या गलतियां स्टूडेंट करते हैं अक्सर। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस वाले पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को। तो आइए देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एक्सप्रेशन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन में बिलोंग करता है, यानी इस तरह से अगर एक्सप्रेशन है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, तो हम कैसे उसे शॉर्टकट अप्लाई करके उसका फाइनल आंसर ला सकते हैं इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड या ट्री मेथड का यूज करके। सो लेट्स सी। सो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में, जो यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है टी ऑफ, वहां पर दोस्तों मैंने टॉप में लिखा हुआ है टी ऑफ एन इक्वल्स टू ए इंटू टी ऑफ एन माइनस बी। तो कैसे पहचानोगे कि आपको दिया हुआ एक्सप्रेशन जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन में बिलोंग करता है, एन से कुछ सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि जो भी हमें यहाँ पर टी के अंदर एन की एक्सप्रेशन है उसमें से बी सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ए बी यहाँ पर क्या है और एफ ऑफ एन क्या है ये पहले समझ लेते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर जो एफ ऑफ एन है इट इज ऑर्डर ऑफ, आप देख रहे होंगे एक्सप्रेशन है ऑर्डर ऑफ एन रेज टू के। तो अब इसका क्या मतलब हुआ ये भी हम जान लेते हैं। सो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास जो एफ ऑफ एन है वो ऑर्डर ऑफ एन ऑफ के है। इसका क्या मतलब हुआ कि एफ ऑफ एन बिलोंग्स टू ऑर्डर ऑफ एन ऑफ के। ये मैंने आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वीडियो में बताया था कि जब हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ एन रेज टू के, सो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज अ सेट। याद रखिएगा ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे जो बिगो है उसे मैं ऑर्डर ऑफ कह रहा हूं, बिगो जो दोस्तों नोटेशन होता है उसका आंसर हमेशा एक सेट होता है। तो एन रेज टू के पे आप बिगो अप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ सेट ऑफ ऑल दोस फंक्शंस व्हिच आर असिम्प्टोटिकली
इक्वल टू और लेस देन n रेज टू k। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको अगर मैं बताऊं, सपोज मेरे पास n रेज टू k के जगह पर होता था से n क्यूब, तो ऑर्डर ऑफ n क्यूब का क्या मतलब होता था, वो सारे फंक्शन जो n क्यूब के इक्वल या n क्यूब से छोटे हैं। सो दोस्तों बिग O ऑफ n क्यूब का यही इंटरप्रिटेशन होता है। तो बिग O ऑफ n क्यूब क्या है, बिग O ऑफ n क्यूब मतलब एक सेट जिसमें n क्यूब से छोटे या इक्वल फंक्शन है। तो जैसे ये भी हो सकता है n क्यूब प्लस 2। ओके, मैं जब कह रहा हूं इक्वल मतलब असिम्प्टोटिकली, मतलब दो फंक्शन में अगर हाईएस्ट जो फंक्शन है वो सब फंक्शन है वो सेम है तो उसे हम असिम्प्टोटिकली इक्वल फंक्शन कहते हैं। आई होप आपको ये सब मालूम होगा, क्योंकि ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि असिम्प्टोटिक इक्वल फंक्शन क्या होते हैं, अनइक्वल फंक्शन क्या होते हैं। और यहां पर अगर हम n क्यूब से छोटे फंक्शन की बात करें, सो n स्क्वायर, log n एंड सो ऑन। ठीक है, सो जब हम ये कह रहे हैं कि f ऑफ n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n क्यूब, तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि f ऑफ n बिलोंग करता है ऑर्डर ऑफ n क्यूब के सेट में, यानी ये बिलोंग करेगा, ये पूरे का पूरा जो सेट है जो n क्यूब के इक्वल या n क्यूब से छोटा है उसमें। इसी चीज को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसी चीज को एक और तरीके से हम लिख सकते हैं कि f ऑफ n जो है ये लेस देन या इक्वल टू होगा किसके, n क्यूब के असिम्प्टोटिकली। ठीक है, असिम्प्टोटिकली f ऑफ n ये n क्यूब से छोटा या इक्वल होगा। सो आई होप आपको क्लियर है कि यहां पर जो मैंने लिखा है f ऑफ n इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ n रेज टू k, इसका क्या मतलब है, राइट। सो तो जो f ऑफ n है वो हमेशा n रेज टू k जो फंक्शन होगा वो f ऑफ n को अपर बाउंड करेगा। तो यहां पर मैं सारा रफ कर देता हूं। सो दोस्तों वहां पर जो f ऑफ n है वो इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ n रेज टू k है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी f ऑफ n है उसका अपर बाउंड n रेज टू k है, मतलब f ऑफ n हमेशा n रेज टू k से छोटा या इक्वल ही होगा। सो अभी हम इसे एग्जाम्पल के जरिए भी समझेंगे कि कैसे हमें यहाँ पर इस तरह के एक्सप्रेशन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसे शॉर्टकट वे में कैसे निकालना चाहिए। पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर a b क्या होगा। सो दोस्तों याद रखिएगा a और b ये दोनों जो है वो ग्रेटर देन 0 होंगे, और जो k है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है। सो a और b ये ग्रेटर देन 0 होंगे, 0 नहीं हो सकते, और जो हमारा k है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि यार अगर ये b 0 हो जाए तो n में से कुछ सब्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा ही नहीं ना, यानी b को 0 से बड़ा होना होगा। उसी तरह दोस्तों अगर a 0 हो जाए तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाए, तो a भी 0 नहीं हो सकता, तो a और b दोनों ग्रेटर देन 0 होंगे। लेकिन जो यहाँ पर k है ये 0 हो सकता है, और अगर ये 0 हुआ तो दोस्तों n रेज टू 0 क्या होगा, n रेज टू 0 1 होगा, मतलब ऑर्डर ऑफ 1। समझे, तो ऑर्डर ऑफ 1 यहाँ पर दोस्तों f ऑफ n इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ 1 हो सकता है। अभी हम कुछ एग्जांपल के जरिए समझेंगे कि हमारा फंक्शन जो f ऑफ n वो कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, अभी कई सारे मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि अगर हमारे पास कोई भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की एक्सप्रेशन इस तरह की है, यानी t ऑफ n इक्वल्स टू a टाइम्स t ऑफ n माइनस b प्लस f ऑफ यहाँ पर n, तो हम कैसे शॉर्टकट का यूज करके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की फाइनल आंसर को बता सकते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली सारे शॉर्टकट दिखा रहा हूं। सबसे पहले मैं केस 1 को डिस्कस करूंगा कि अगर दोस्तों a की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है, यहाँ पर जो a है अगर आपको गिवन एक्सप्रेशन में वो लेस देन 1 दिखता है तो डायरेक्टली आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो लिख सकते हो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ f ऑफ n। इसका भी मैं जस्ट थोड़ी देर में एग्जांपल दूंगा आपको और पूरी तरह से आपको ये क्लियर हो जाएगा। सेकंड केस लिखते हैं दोस्तों, अगर हमारा a इक्वल्स टू 1 है तो ऐसे सिनारियो में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा वो n टाइम्स f ऑफ n होगा। सो अगर आपको ये शॉर्टकट याद है तो आप फटाक से एक्सप्रेशन देख के आंसर बता सकते हो, और अभी मैं कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। केस 3 दोस्तों है a ग्रेटर देन अगर 1 रहा, देखो 3 केस है, a लेस देन 1, a इक्वल टू 1 और a ग्रेटर देन 1। अगर a ग्रेटर देन 1 है तो ऐसे केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, ये आपको थोड़ा सा याद करना होगा अच्छे से, a रेज टू n बाई b इंटू f ऑफ n। अब इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं, इसके पहले दोस्तों हमने जो सब्स्टिट्यूशन मेथड और ट्री मेथड बताया है उसमें से किसी भी एक का यूज करके इन तीनों केसेस को आसानी से प्रूव किया जा सकता है। तो ये आप ट्राई कीजिएगा, इसके पहले कि अगर आपने वीडियो देखे तो यू कैन ट्राई। सो यहाँ पर आपको बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि अगर सपोज MCQ गेट का एग्जाम दे रहे हो या इवन सेमेस्टर एग्जाम भी आप दे रहे हो, अगर आपको कोई MCQ टाइप क्वेश्चन आता है जिसमें उस तरह का अगर एक्सप्रेशन दिया हुआ है और MCQ में ABCD है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो आप इन शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि प्रूव करो करके, ठीक है, तब तो यहाँ पर आपको पूरा ही सॉल्व करना होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड या ट्री मेथड से। तो शॉर्टकट दोस्तों आपको MCQ में हेल्प करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूँ कि इन शॉर्टकट को कैसे अप्लाई करना है। तो लास्ट वाला केस क्या था कि अगर a ग्रेटर देन 1 हो जाए
तब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी a⁴n/b इंटू एफ ऑफ एन होगी। तो इन एग्जाम्पल सेट को देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। मैंने कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हुए हैं ताकि आपको पूरा का पूरा बेहतरीन समझ जाए। दोस्तों फर्स्ट वाला देखिएगा, सबसे पहले आपको ए को ऑब्जर्व करना है, मतलब जब भी आपको इस तरह का डिक्रीजिंग फंक्शन वाला एक्सप्रेशन आए तो ए से ही आपको डिसाइड करना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, मतलब सिर्फ ए देखना है, और ए है क्या, टी का कोफिशिएंट। कैसे आप पहचानोगे कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल अगर आप देख रहे हो यहाँ पर n-1 है, मतलब n में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन दोस्तों टी का कोफिशिएंट क्या है, 0.6, यानी ये जो चीज है वो a है और वो लेस देन 1 है, यानी फर्स्ट केस में a लेस देन 1 है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा और आंसर क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी t ऑफ n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ f ऑफ n। f ऑफ n मतलब दोस्तों ये, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक यहां पर बात बताई थी कि हमारे पास जो भी f ऑफ n है वो ऑर्डर ऑफ क्या होना चाहिए, n⁻k, मतलब कोई ऐसा पॉलिनोमियल होना चाहिए n⁻k जो f ऑफ n से बड़ा हो। ये ऐसा भी आप शॉर्टकट याद कर सकते हैं, मतलब f ऑफ n इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ n⁻k का मतलब ये होता है कोई ऐसा पॉलिनोमियल होना चाहिए जो मेरे f ऑफ n से बड़ा या इक्वल हो, इक्वल भी चलेगा। तो दोस्तों अगर मेरे पास n है तो n इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ n है ना, या n इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, n इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ n क्यूब, यानी ये जो f ऑफ n है n, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n या n इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, राइट। तो हेंस ये हमारा उस केस में बिलोंग करता है कि f ऑफ n इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ n⁻k है। आई होप आपको ये क्लियर है। अगर दोस्तों यहीं पर मुझे लग रहा है आपको अच्छे से समझा कि यहाँ पर जो a था वो 0.6 है, मानी a जो है लेस देन 1 है, इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डायरेक्टली क्या होगी, ऑर्डर ऑफ f ऑफ n क्या है यहाँ पर n है। अगर दोस्तों यहाँ पर n की जगह सपोज 2 होता था n, 2 क्या होता था n, तो क्या दोस्तों आप 2n को ऑर्डर ऑफ n⁻k लिख सकते हो, 2n को ऑर्डर ऑफ n⁻k लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि 2n दोस्तों बड़ा फंक्शन है n⁻k से, राइट। तो इट इज बिगर एंड इट इज स्मॉलर, तो ये n⁻k इसको अपर बाउंड नहीं कर सकता। तो ऐसे केस में दोस्तों हम इस थ्योरम को यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे जो भी शॉर्टकट आपको दिख रहा है ये हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं कि ये जो f ऑफ n है ना, इट मस्ट बी अपर बाउंडेड बाय सम पॉलिनोमियल n⁻k। जैसे यहाँ पर दोस्तों n था तो इट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n या ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर या ऑर्डर ऑफ n क्यूब, राइट। तो अगर वैसा है तो ही आप यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट देखिएगा, अच्छा अगर यूज नहीं कर सकते तो कैसे सॉल्व करने का, सब्स्टिट्यूशन मेथड या ट्री मेथड। ओके दोस्तों नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखिएगा, यहां पर हमारे पास 1/4 t ऑफ n-2 है। जब भी आपको डिक्रीजिंग फंक्शन आए और ये थ्योरम वैलिड ना हो तो आप उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिएगा। ट्री मेथड दोस्तों हम डिवाइड एंड कनकर में यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो हमारे पास 1/4 इंटू टी ऑफ n-2 है, इसे यहां पर आप देखेंगे कि ये n स्क्वायर है, तो n स्क्वायर ये एक पॉलिनोमियल है, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, मतलब इट इज बाउंडेड बाय n स्क्वायर, या n स्क्वायर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n क्यूब भी लिख सकते हो, n क्यूब इज ग्रेटर देन n स्क्वायर, मतलब इसके लिए एक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करता है जो इसका अपर बाउंड है, मतलब इससे बड़ा है, राइट। तो यहां पर आप ये ऑब्जर्व कीजिए कि यहां पर हमारे पास 1/4 है विच इज लेस देन 1, तो कौन से कैटेगरी में बिलोंग करेगा, इस कैटेगरी में। तो इसका आंसर डायरेक्टली बता सकते हैं क्या होगा, ऑर्डर ऑफ f ऑफ n, यानी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। सो यहां पर भी इसका आंसर होगा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ओके नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं ये वाला, यहां पर आप देखोगे t का कोफिशिएंट क्या है, 1 है ना। तो ये किस केस में बिलोंग करता है, इस केस में बिलोंग करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा t ऑफ n इज इक्वल टू n टाइम्स f ऑफ n, मतलब n के साथ f ऑफ n मल्टीप्लाई होगा। तो दोस्तों आपका जो भी f ऑफ n होगा, जो n स्क्वायर है उससे n मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, n क्यूब आएगा, राइट। तो इसका आंसर होगा ऑर्डर ऑफ n क्यूब। तो बड़ा ही आसान हो गया ये। फिर से एक बार बता दूं, यहाँ पर दोस्तों n स्क्वायर है जो पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल के लिए एक अपर बाउंड पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा, जैसे n स्क्वायर इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, n स्क्वायर इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ n क्यूब, मतलब इसके लिए एक दूसरा पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करता है जो इससे बड़ा है या इक्वल है। ओके अब दोस्तों नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, t ऑफ n-2, इसका कोफिशिएंट क्या है, t का 1 है, तो किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, इस कैटेगरी में। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑर्डर ऑफ n इंटू f ऑफ n। f ऑफ n क्या है दोस्तों, log n, तो n इंटू लॉग एन इसका आंसर होगा। सो देखो कितना आसान है, तुरंत ही देख के आप बता सकते हो। फिर से यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों कि log n है, तो क्या हम लोग log n को ऐसे ऑर्डर ऑफ n⁻k लिख सकते हैं। k की वैल्यू यहाँ पर आपको क्या लेनी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर दोस्तों मैं k की जगह 1 पुट करूं तो log n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n, सही है क्योंकि n बड़ा है log n से, तो वैलिड है, मतलब log n के लिए एक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करता है जो उससे बड़ा है, राइट।
तो हेंस log n इज अपर बाउंडेड बाय अ पॉलिनोमियल, तो हम लगा सकते हैं। आई होप अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि कब हम लगा सकते हैं थ्योरम, कब लगा नहीं सकते। तो दोस्तों नेक्स्ट में t ऑफ n जो है हमारे पास, यहां पर आप देखोगे 2 है, राइट। तो ये किस कैटेगरी में बिलोंग करता है? इस कैटेगरी में, a ग्रेटर देन 1। तो यहां पर आपको ये थ्योरम लगाना है, और ये थ्योरम क्या है? ऑर्डर ऑफ a रेज टू n बाई b। तो अब दोस्तों a क्या है? 2, तो यहां पर हमारे पास मिलेगा 2 रेज टू n, और b क्या है जो यहां पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है? क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है? 1, तो सिर्फ 2 रेज टू n आएगा इंटू f ऑफ n। f ऑफ n क्या है? n स्क्वायर, तो 2 रेज टू n इंटू n स्क्वायर, ठीक है। सो ये भी बड़ा आसान है। वैसे दोस्तों यहां पर आप देखोगे नेक्स्ट वाले में t का कोफिशिएंट है 3, तो यहां पर क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ 3 रेज टू n बाई b। तो दोस्तों b क्या है? 2, तो 3 रेज टू n बाई 2, ओके, इंटू f ऑफ n। f ऑफ n क्या है? log n। सो दोस्तों अगर ये आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते थे ना, तो कैलकुलेशन काफी लेंथी जा सकता था, मतलब जाएगा ही जाएगा, जा क्या सकता था, मतलब जाएगा। और अगर आपको ये शॉर्टकट याद है तो आप फटाक से 2 सेकंड में आंसर बता सकते हो। सो ये आपका टाइम बहुत रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 4 है, फिर से यही केस है a ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ 4 रेज टू n बाई b। b क्या है दोस्तों? हमारे केस में यहाँ पे 1 है, तो n बाय 1 1 होगा, इंटू क्या करना है? f ऑफ n। f ऑफ n क्या है? n, तो 4 रेज टू n इंटू n, ये होगा इसका आंसर। सो आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझा होगा कि हमें ये थ्योरम कब किन केस में लगाना है और किन केस में नहीं लगाना है। अब जैसे यहाँ पर दोस्तों n स्क्वायर की जगह यहाँ पर n फैक्टोरियल होता था, तब हम ये थ्योरम नहीं लगा सकते थे, क्योंकि n फैक्टोरियल को कोई भी पॉलिनोमियल अपर बाउंड नहीं कर सकता, बिकॉज n फैक्टोरियल जो है दोस्तों हर एक पॉलिनोमियल से बड़ा है। तो आप n फैक्टोरियल इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ n रेज़ टू k ये लिख नहीं सकते। तो हम लोग ये थ्योरम तभी लगा सकते हैं जब यहाँ पर f ऑफ n जो दिख रहा है उसके लिए कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा जो उसे अपर बाउंड करेगा। आई होप आपको पूरा क्लियर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और समझते हैं कि जो मास्टर थ्योरम डिवाइडिंग फंक्शन के लिए है उसमें हम किस तरह का शॉर्टकट यूज करते हैं। सो दोस्तों हम पहले ओरिजिनल मास्टर थ्योरम देखेंगे, देन एक्सटेंडेड मास्टर थ्योरम देखेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।